व्यक्ति के अंदर ये दोनों चीज़ें जब खड़ा हो, तब इन दोनों घुटनों को मिला के खड़ा हो, तो ये दोनों पीसें घुटने अंदर से आपस में मिलने चाहिए, ना तो इतना गैप होना चाहिए, ना ये ओवरलैप करनी चाहिए। जब इनको एड़ी को मिला के, अंगूठों को मिला के खड़े हों, तो ये दोनों आपस में टकराने चाहिए। ठीक है, तो ये हड्डियों का स्कल्टन है। और ऐसी कंडीशन में सेंटर ऑफ द हिप जॉइंट, कूल्हे का जोड़ है, सेंटर ऑफ द नी जॉइंट और सेंटर ऑफ द एंकल जॉइंट, ये तीनों एक सीध में आते हैं। अगर डालेंगे तो ये पूरा एक सीध के अंदर आएंगे, यहाँ से यहाँ तक लाइन एक सीध में आएगी। अगर ये लाइन के बाद ये हड्डी इधर चली जाती है या हड्डी इधर चली जाती है, इसको वेल्गस कहते हैं, इसको वायरस कहते हैं। ये दोनों ही चीज़ों के अंदर घुटने के अंदर खराबी आ जाती है। इसको हटाइए। तो अब जैसे ये है, तो ये हिप जॉइंट यहाँ पड़ता है, तो यहाँ से सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, यहाँ से लाइन डालें तो ये सीधी लाइन हिप के अंदर आनी चाहिए, ये लाइन सीधी हिप के अंदर आनी चाहिए। अगर यहाँ तक तो ऐसी जांग है और यहाँ के बाद ये टांग ऐसे चली जाती है, ये वेल्गस है, गलत चीज़ है, और ये ऐसे चली जाती है तो भी गलत चीज़ है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब ये बच्ची है, ये 16 साल की बच्ची है। अब इसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये जॉइंट जो होता है, ये जॉइंट होता है नी जॉइंट, इसके अंदर ये ऊपर जो हड्डी होती है इसको पटेला कहते हैं, इस वाली हड्डी को पटेला कहा जाता है। तो इसका जो सेंटर होता है पटेला का सेंटर, यानी कि ये जो पटेला का सेंटर है, अब इसके पास में रखता हूँ तो हिला के देखिए इसको, ये हड्डी है, ये गोल हड्डी है। अब ये बाहर की तरफ टांग घूमिए, टांग अंदर घुमाइए, हाँ ये, तो ये पटेला का सेंटर है। ठीक, और इसकी एंकल का सेंटर ये हो गया, यानी ये पैर हमारा नीचे चलिए, पैर हमारा सीधा आसमान की तरफ होना चाहिए, ना तो इधर मुड़े और ना इधर मुड़े। पैर सीधा आसमान के अंदर होगा तब हम घुटने का एक्सरे कराते हैं। ठीक, ऐसे ही इसके अंदर, अब इसके अंदर हमने को जो देखी पटेला, ये पटेला बोन है, इसका सेंटर यहाँ आएगा, ये सेंटर है। तो ये ना इधर जाए और ना उधर जाए, ये सेंटर में। जब ये सेंटर में आएगी तो ये भी इसी तरह से सीधा आएगा, ना तो इधर जाएगा और ना इधर जाएगा, ये भी सीधा खड़ा रहेगा। तो जब हमने इन दोनों को सीधा किया और घुटनों को आपस में टच किया, तो ये दोनों आपस में टच हो गए। टच होने पर हम पंजे को ऊपर सीधा किया, तो इस बच्ची के दोनों मिलाइए, ज़रा आपस में मिलाइए, ये सीधा रखिए, तो ये बच्ची के पंजे ऊपर खींचिए। ऐसा करने पर यहाँ पर गैप आता है, ये दोनों पॉइंट मिलने चाहिए। ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको मिडल मेलस कहते हैं। हड्डी का ये टखने की हड्डी, ये टखने की हड्डी और इधर टखने की हड्डी, ये दोनों आपस में टकरा जानी चाहिए। जब ये टकराएं तो ये भी टकरा जानी चाहिए। ऐसा करने, ऐसे रखो बेटे, ऐसे मिला करके, पंजा खींचो ऊपर। ऐसा करने पर जब हमने इसके दोनों जांघों को मिलाया, तो इसके यहाँ पर अब मैं देखता हूँ कितने सेंटीमीटर का गैप आता है। ये गैप जब मैं इसको नापने लगा तो देखिए, ये नापा मैंने, तो ये करीब करीब 18 सेंटीमीटर का, ये 18 सेंटीमीटर का, 18 यहाँ तक गैप आ रहा है। देखिए ये 18 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है। 10 सेंटीमीटर से ऊपर होता है तो ऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है। तो ये जीनू वेल्गस डिफॉर्मिटी है। इसको करेक्ट करने के लिए हमें एक नाइट स्प्लिंट देनी पड़ेगी। वो नाइट स्प्लिंट के लिए अभी इसको मैं नाप के लिए भेजूँगा। ठीक, तो इसका जब हम एक्सरे कराएं तो हमें यहाँ से और यहाँ तक का एक्सरे करा करके इसकी ग्रोथ कार्टिलेज को देखना पड़ेगा। यदि ग्रोथ कार्टिलेज एक्टिव है, वो मेन बोन से ग्रोथ कार्टिलेज यहाँ होती है, इस जगह पर और इस जगह पर। ग्रोथ कार्टिलेज एक तो यहाँ होती है और यहाँ होती है। यदि वो ग्रोथ कार्टिलेज एक्टिव है, एक लाइन सी दिख रही है, तो वो एक्टिव है। अगर वो लाइन पूरी बोन से फ्यूज हो गई है तो नॉन एक्टिव है, लंबाई बढ़ना रुक गया है। तो उस कंडीशन में हम ग्रोथ कार्टिलेज की, तो हमने इसका एक्सरे देखा है। ये देखिए, ये जो सतह होती है, ये इसकी सीध पे ये एकदम 90 डिग्री पे होती है। जब आदमी खड़ा होगा तो नी जॉइंट की जो सतह है, ये सतह पूरे 90 डिग्री ऐसे आती है। इस लड़की के अंदर हमने फीमर बोन का निचला हिस्सा देखा, वो ऐसे टेढ़ा हो गया है। ये जो है वो ऐसे टेढ़ा हो गया है, ये वाला हिस्सा। तो इसका मतलब
इसका ये जो कंडाइल है, मिडल कंडाइल, ये इस ग्रोथ कार्टिलेज ने ज़्यादा बोन बनाई है, तो ये नीचे आ गया है, ये ऊपर रह गया है। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, एक तो स्प्लिंट इसको ये इनको सर्जरी रिक्वायर्ड है, लेकिन ये सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, एकदम एडमेंट है, हमें सर्जरी करानी ही नहीं है। सर्जरी के नाम पे ये लड़की रोने लगी, घर वाले भी परेशान हो गए। तो अब कंजर्वेटिव लाइन ऑफ मैनेजमेंट में एक तो इनकी 3 पॉइंट प्रेशर की स्प्लिंट बनेगी, वो स्प्लिंट इनको इनके साइज की बनेगी। स्टार्ट। ये 3 पॉइंट प्रेशर स्प्लिंट है, ये छोटे बच्चे की स्प्लिंट है, जो अब इसकी इस बच्ची के नाप की ये यहाँ तक बनेगी, ये यहाँ तक बनेगी। ये स्प्लिंट है, ये तो छोटे बच्चे की, ये 2 साल का 1.5 साल का बच्चा है, ठीक हो गया। ये स्प्लिंट मेरे यहाँ छोड़ गया है, तो बोले हमारे किसी काम की नहीं है, तो मेरे यहाँ छोड़ गए हैं। अब इस बच्ची के साइज़ की बनेगी, तो उसके अंदर ये सेंटर वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा, ये पट्टी यहाँ पर आएगी और ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा। तो मतलब मोटा मोटा इससे दुगने साइज़ की स्प्लिंट लंबाई में बनेगी। ठीक है, तो ये स्प्लिंट मैं बना के दूंगा। तो आज अभी तो फर्स्ट कंसल्टेशन है, आज ये स्प्लिंट बनवाने के लिए जाएंगी। 2-3 दिन में जब स्प्लिंट बन के आएगी तब ये स्प्लिंट इसको लगाई जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, एक और इसको ट्रैक्शन लगाया जाता है, जिससे कि ट्रैक्शन के अंदर क्या करते हैं, ये एंगल ऐसे आ रहा है, ऐसे टेढ़ा, ये एंगल, इसकी टांग का एंगल ऐसे टेढ़ा है, और हमें इसको रिवर्स डायरेक्शन में डालना है जिससे सीधा हो जाए। तो हमें इन दोनों को मिलाना है। अब ये दोनों चीज़ें ऐसे बाहर जा रही हैं, हमको इनको ऐसे करना है, तो हम खिंचाव लगाएंगे। अब खिंचाव की टेक्निक हम अब क्रिएट करने जा रहे हैं। खिंचाव में क्या होगा, इस बच्ची के अंदर जैसे ये राइट हैंड की बोन है मेरे पास, राइट नी की, तो इस बच्ची की टांग ऐसे जा रही है, इस तरह से टेढ़ी है, यानी ये लिगामेंट खिंच गया है और ये लिगामेंट छोटा हो गया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर खिंचाव लगा के इस लिगामेंट को खींचूंगा इसको। तो ऐसा करने से देखिए ये बोन इस तरह से सीधी हो जाएगी, तो पूरा प्रेशर लेटरल साइड के लिगामेंट्स पे जाएगा और यहाँ की जो ग्रोथ कार्टिलेज है यहाँ कर उस पर पड़ेगा। तो ये अब मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, ये इस तरह की है डिजीज़ इसके अंदर, और मुझे ये कन्वर्ट करना है। तो अब हम लिगामेंट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। स्टॉप। ट्रैक्शन लगाने के लिए पहले एक टॉवेल, रोएदार टॉवेल को कस के इस तरह से बांधते हैं, कस के एकदम टाइट। देखिए ये पोर्शन सबसे पतला होता है टांग के अंदर, यहाँ फिर मोटी हड्डी हो जाती है, मिडल मेल्यूरस, लिटल मेल्यूरस, ये पोर्शन सबसे पतला होता है। तो इसी पॉइंट पर हम इधर से इससे नीचे खींचते हैं। इन हड्डी के जो उभार हैं इसकी जगह हम, जहाँ मैंने अपना हाथ बांधा हुआ है, इनको नीचे खींचते हैं। इसके लिए इसी जगह पर हमने डायरेक्ट एक टॉवेल लेके कस के बांध दिया। ठीक, और ये ट्रैक्शन किट मार्केट में आती है, नई ट्रैक्शन किट दिखाइए, ये रख पड़ी है, ये ट्रैक्शन किट बाज़ार से आती है। इसको इस तरह से खोलते हैं, ये खोल लिया, ये खोल गया, और इधर से ये खुल गया। ये बाज़ार से ट्रैक्शन किट आती है मार्केट से। ठीक, इसको हम बांधते हैं। उसके लिए ये हमारे रेडीमेड ट्रैक्शन का किट है, तो ऐसे ही इसको नीचे लगाया, ये ट्रैक किट है। हमने इसको पहले इसको बंद किया, फिर कस के पूरी ताकत से कस के इसको बंद किया, फिर हमने इसको निकाला और इसको डबल टाइट कर दिया, लॉक कर दिया। ये ध्यान रखें, इसकी जो 2 कान हैं, ये एक इधर वाली हड्डी के ऊपर से निकलना चाहिए और ये इधर वाली हड्डी के ऊपर से निकलना चाहिए, जिससे कि ये पूरा जैसे पैर सीधा रहे। ऐसे ही इन्होंने इधर ही बांध दिया। अब देखिए, अब इसकी टांगें मिला के रखो बेटे, हाँ, अब इनकी टांगें ऐसे जा रही हैं, इनकी टांगें ऐसे जा रही हैं, मुझे इनको पास लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस एंगल ट्रैक्शन कहते हैं। तो इसको तो मैं इधर ले आऊँगा और इसको इधर ले आऊँगा। तो अब इसके ऊपर हम वजन लटकाएंगे। मेरे यहाँ तो वजन की रॉड है, लगा देते हैं, अदरवाइज़ घर के अंदर एक थैले में बालू भर के लटका दीजिए। देखो ये ट्रैक्शन, हाँ, इसको ट्रैक्शन। ठीक, अब ऐसा करेंगे। अब देखिए, हाँ, क्रॉस कर दीजिए, एक इधर ले जाओ, एक इधर ले जाओ। अब गौर से इधर से देखिए, अब ये दोनों टांगें पास पास आ गई। तो इधर जो नी मॉडल, तो ऐसा करने से ये जो लेटरल लिगामेंट था इस पर स्ट्रेस पड़ रहा है। तो ये जो जोड़ ऐसे था, अब वो जोड़ इस तरह से हो गया। अब ये दोनों टांगें सीधी हो गई। तो ये एक तो नाइट स्प्लिंट बांधनी है,
ये जो स्प्रिंट इसकी बन के आई तो बच्चे की है, बड़ी इसके साथ के बाद बनने जाएगी। एक तो मैं नाइट को स्प्रिंट ही बांधनी दोनों टांगों के अंदर, और दिन में कम से कम आधा घंटे का 2-3 बार ये ट्रैक्शन लगाना है। तो ऐसे क्रॉस ट्रैक्शन लगाएंगे इनको। अब ये 2 एंकल ट्रैक्शन किट दे दी जाएंगी। एक और है, एक और दीजिए। अब ये दोनों पट्टी, एक तो इधर बांधने वाला है और एक तो इधर वाला है जिसको हमने ऐसे करके बांध दिया था इसको, और ये दोनों कान इधर से उधर से आ गए थे तो इसके हमने रीइंफोर्स कर दिया था इससे, और एक इधर का पट्टा। तो ये 2 पट्टे इधर लग जाएंगे जैसे बनाए हुए हैं, ये इनको भी दे दिए जाएंगे। और ये वीडियो में इनकी मदर के लिए बना रहा हूँ जो खुद में एक डॉक्टर हैं, पर उनको नहीं पता था बच्ची के साथ क्या हो रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, वो ऊपर से देखें, नीचे से ऊपर से नीचे तक ये पूरी दोनों टांगें, जब ये मिडल कंडाइल ऑफ नी जॉइंट मिले आपस में तो हमारे दोनों मिडल मेल्यूस भी मिल गए हैं। और सेंटर ऑफ द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट, सेंटर ऑफ द नी जॉइंट और सेंटर ऑफ द एंकल जॉइंट, तीनों एक सीध में आ गए हैं। अदरवाइज यहाँ से टांग इधर आ रही थी। तो ये तीनों पॉइंट एक सीध में दोनों टांगों के यहाँ से यहाँ तक अगर आप एक धागे से खींचें, जैसे वो मेजरिंग टेप का इंची टेप, जैसे मैं नाप के बताऊँगा आपको। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ सेंटर पॉइंट होता है और ये तीनों सेंटर पॉइंट एक सीध में आ गए। पहले क्या था इनका, यहाँ उंगली पकड़िए, पहले क्या था, यहाँ तक तो ऐसा था ये, और यहाँ से ऐसे था, ठीक है। तो जो अब इसको मैंने ट्रैक्शन दिया तो ये इस सीध में आ गया, ये पूरी एक सीध में आ गई। तो सेंटर ऑफ द हिप जॉइंट, सेंटर ऑफ द नी जॉइंट और सेंटर ऑफ ये पूरा मैकेनिकल अलाइनमेंट कहते हैं, ये पूरा एक सीध में होना चाहिए। जब हम घुटने का ऑपरेशन करते हैं, जब नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, तो जो टांग टेढ़ी मेढ़ी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, पहले हम ऐसे मिलाते हैं और कंप्यूटर से भी चेक करते हैं कि सेंटर ऑफ द हिप, सेंटर ऑफ द नी, सेंटर ऑफ द एंकल एक सीध में हैं। हम एक धागे से भी देखते हैं, लोहे की रॉड से भी देखते हैं, तीनों तरह से कंपेयर करते हैं कि बिल्कुल एक सीध में आ गए हैं। जब एक सीध में आते हैं तो जॉइंट ऐसा सीधा हो जाता है। उसके बाद हम नी रिप्लेसमेंट का मॉडल लाओ, ठीक है। उसके बाद हम नी रिप्लेसमेंट का तो जो नी जॉइंट डिफॉर्मिटी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, उनके अंदर उंगली लगाओ, उनके अंदर क्या होता है यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, ये तो टांग हो गई ऊपर की जांग, यहाँ से टांग ऐसे हो जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर ऐसे हो जाती है। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट करने से पहले, ये जॉइंट रिप्लेसमेंट का मॉडल है, पहले हमें जॉइंट के अंदर देखो, ये हमें इतना गैप बनाना पड़ता है 10 mm का, ये एक उंगली के बराबर गैप बनाना पड़ता है, और उसके अंदर ये कार्टिलेज डाली जाती है, ये कार्टिलेज होती डाली जाती है, ये कार्टिलेज के हिसाब से हमें इतना जॉइंट डालना पड़ता है। तो ये टूट ना जाए, चूँकि प्लास्टिक की बनी है तो इसके लिए एक मेटल बेस प्लेट होती है, जैसे कि साड़ी के नीचे फट ना जाए तो फॉल लगा देते हैं, ऐसी बेट। अब ये टूटेगी नहीं कभी भी, चाहे इस पर छलकूद करो नहीं टूटेगी। उसको हमने ऐसे लगा दिया, और ये भी गल जाता है बुढ़ापे के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस में, हमने ये लगा दिया और ये रिप्लेसमेंट ये हो गया। तो अब ध्यान से देखें, रिप्लेसमेंट के बाद ये पूरा एक सीध में होता है, ना ऐसे टेढ़ा है ना ऐसे टेढ़ा है। तो अगर टांग हमारी ऐसे टेढ़ी होगी या ऐसे टेढ़ी होगी तो ये नी जॉइंट डैमेज हो जाएगा। तो नी जॉइंट से डैमेज से बचाने के लिए अभी मेरे पास 2-2 महीने के बच्चों के फ़ोटो आ रहे हैं जिनमें या तो टांग ऐसी हो रही है या बच्ची टांग ऐसी टेढ़ी हो रही है। तो उनको हम इस ना तो टांग ऐसे टेढ़ी होनी चाहिए ना ऐसे टेढ़ी, ये पूरी सेंटर ऑफ द एंकल, सेंटर ऑफ द नी और सेंटर ऑफ द, ये तीनों एक लाइन के अंदर होना चाहिए। अब इस बच्ची के अंदर देखिए, ये टांगी बिल्कुल सीधी है और ये टांगी बिल्कुल सीधी है, तो ये दोनों सीधी हो गई। तो ऐसा करने से यहाँ पर जो ग्रोथ कार्टिलेज है उन पर भी असर पड़ता है, और जो मीडियल और लेटरल लिगामेंट हैं, और ये PCL है, अंदर ये ACL है, ये पटर लिगामेंट और पूरा जॉइंट कैप्सूल, ये सभी स्ट्रेच होते हैं। और जो ग्रोथ कार्टिलेज भी तो पूरा स्ट्रेच होता है, तो पूरा अलाइन हो जाता है इस तरह से करने से। तो ये एक बहुत पुरानी टेक्निक है, आजकल कोई इसको यूज़ नहीं करता है, पर मैंने अपने मरीजों में पाया है। मैं तो पिछले 35 साल से इस काम को कर रहा हूँ। 35 साल के अंदर हज़ारों मरीजों को मैंने ठीक किया कि रिकेट्स के अंदर तो सब बच्चे टेढ़ी टांगे लेके आते हैं, और OPD में डेली 1-2 मरीज रिकेट्स का आता है। उनके अंदर ऐसा करने से, उस स्प्लिंट को लगाने से, स्प्लिंट
इस स्प्रिंट को लगाने से और ट्रैक्शन लगाने से 3 महीने के अंदर टांगें सीधी हो जाती हैं, पर वो मेंटेन करने के लिए मैं इसको 2 साल तक यूज़ करता हूँ। अब एक समस्या और आती है, अधिकांश महिलाओं के अंदर ये अंगूठा बाहर भाग जाता है। उसके लिए पास ले आइए, ये एक छल्ला आता है, लड़कियाँ जो अपनी चोटी में लगाती हैं, कुल 5 रुपये का आता है। बढ़िया सी चीज़ है। इसको ऐसे फंसाइए और इसको यूँ करके डबल कर दीजिए, ये डबल कीजिए और इसको ऐसे लगा दिया, डबल करके ये ऐसे चढ़ा दिया। अब देखिए, अब पूरा दोनों अंगूठे भी मिल गए, दोनों पैर सीधे हैं, मिडल मिले हुए हैं, नी जॉइंट मिला हुआ, पूरी बॉडी अलाइन हो गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टोटके हैं जो रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी के अंदर यूज होते हैं। ट्रैक्शन टेक्निक्स हैं जो आजकल कोई यूज़ नहीं करता है, पर इतनी बड़ी कोरोना बीमारी है उसके अंदर भी कल रात को हर्षवर्धन जी ने भारत सरकार के सभी मेडिकल कॉलेज, एम्स, आयुष मंत्रालय ने घोषित किया है कि वो गिलोय, च्यवनप्राश और अश्वगंधा और पीपल, इन चारों को डिक्लेयर कर दिया है हज़ारों मरीजों पर टेस्ट करने के बाद कि ये आयुष्मान भारत के अंदर कोविड से बचने के लिए और माइल्ड केसेस के लिए ये दवाएं काम कर रही हैं, जिसमें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR, एम्स सब इन्वॉल्व थे और उन सब ने रिसर्च करके बताया है। तो कोई पुरानी चीज़ें बेकार नहीं हैं, ये ट्रैक्शन टेक्निक बेकार नहीं है, ये काम करती हैं और अगर इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। आपको डिफॉर्मिटी का आइडिया होना चाहिए, डिफॉर्मिटी कैसे होती है और डिफॉर्मिटी को 3 पॉइंट प्रेशर टेक्निक लगा के कैसे रिवर्स किया जाए। तो हमें डिफॉर्मिटी जो प्रेजेंट है उसके रिवर्स डिफॉर्मिटी क्रिएट करनी पड़ती है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो अब डिफॉर्मिटी 1 साल में तो आती नहीं है, कम से कम 2, 3, 4 साल लगते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए भी 2, 3 साल का टाइम लगता है, चाकू नहीं चलाना पड़ता है। अगर मान लो इस बच्ची के अंदर मैं ऑपरेशन से करना चाहूँगा तो चूँकि इसकी ये वाली सतह ऐसे टेढ़ी हो गई है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हड्डी काटनी पड़ेगी और हड्डी काट के यहाँ प्लेट लगानी पड़ेगी या इलेजा रोब लगाना पड़ेगा। तो इस ऑपरेशन से बचने के लिए ये टेक्निक है। अगर आप बच्चा दिख रहा है, बच्चे की दोनों घुटना मिला के खड़ा करें या ऐसे लिटा लें, आपस में इसको मिलाएं, अंगूठे ऐसे, पैर के अंगूठे ऐसे सीधे होने चाहिए। अगर पैर क्रॉस कर रहे हैं या बाहर की तरफ भाग रहे हैं तो इमीडिएटली आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। यदि आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन कह रहा कोई बात नहीं है, ना घबराएं, मैं मौजूद हूँ। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74, सरता विहार, न्यू दिल्ली, नियर अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। मोबाइल नंबर 9810124433, लैंडलाइन 01142430066। थैंक यू।